हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ के असिस्टेंट टीचर और सीजी टेट में पेपर 1 में पूछे जाने वाला ईवीएस। कल आपको इसी चैनल पर इसका सिलेबस बताया गया था, जो आपको ईवीएस के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। उसमें आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में सिलेबस अवेलेबल है। इंग्लिश में ये सिलेबस ज़रूर देखें, क्योंकि आपको इसका सिलेबस इंग्लिश में किसी भी वेबसाइट या बुक में नहीं मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1, अंडरस्टैंडिंग आवर एनवायरनमेंट, स्वयं के पर्यावरण को समझना। एनवायरनमेंट या पर्यावरण, एनवायरनमेंट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द एक्सटर्नल कंडीशंस एंड द इन्फ्लुएंसेस ऑन द डेवलपमेंटल साइकिल ऑफ बायोटिक एलिमेंट्स ओवर द अर्थ सरफेस। और इसका सिंपल डेफिनेशन क्या है? A simple definition of environment can be stated as a system and composite all biotics and abiotics elements affecting human life। मतलब जो environment है आपका वो क्या है? वो एक ऐसा सिस्टम है आपका, या फिर मतलब एक ऐसा कंडीशन है जो आपके सभी बायोटिक्स और एबायोटिक एलिमेंट्स को कंटेन करता है, जो हमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट करती हैं हमारी लाइफ को। बायोटिक्स में वो सभी चीज़ें आती हैं जो लिविंग होती हैं, जीवित होती हैं, और एबायोटिक में वो सारी चीज़ें आती हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं या जीवित नहीं होती हैं। The term environment has been derived from a French word environia, which means to surround। एनवायरोनिया से ये जो एनवायरनमेंट आपका वर्ड बना हुआ है, एनवायरनमेंट या पर्यावरण, वो किससे बना है? एक फ्रेंच वर्ड से बना है। आपके एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि ये किस वर्ड से डिराइव हुआ है, तो आप याद रखेंगे फ्रेंच वर्ड से। एनवायरोनिया विच मीन्स टू सराउंड, जिसका मतलब होता है सराउंड करना। इट रेफर्स टू बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। पर्यावरण वह है जो कि प्रत्येक जीव के साथ जुड़ा है, हमारे चारों तरफ वह हमेशा व्याप्त रहता है। सामान्य अर्थों में यह हमारे जीवन को प्रभावित करने वाले सभी जैविक और अजैविक तत्वों और तथ्यों, प्रक्रियाओं और घटनाओं के समूचे में निर्मित इकाई है। कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, या फिर जो पर्यावरण के घटक हैं। पहला है फिजिकल कंपोनेंट्स या भौतिक घटक। द नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट इज रेफर्ड टू एज फिजिकल कंपोनेंट्स। मतलब जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जो जीवित नहीं हैं, निर्जीव चीज़ें हैं, वो फिजिकल कंपोनेंट्स के अंदर आती हैं। दीज आर ऑल्सो नोन एज एबायोटिक वेरिएबल्स। एग्जाम्पल, इसको याद रखना, ये एबायोटिक वेरिएबल्स हैं, है ना। फिर एग्जाम्पल देखते हैं। एयर, वाटर, सॉइल, क्लाइमेट। तो क्या इन चीज़ों में ये क्या चीज़ें लिविंग थिंग्स हैं? क्या इन चीज़ों में जान है? नहीं है। तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी? एबायोटिक वेरिएबल्स के अंदर आएंगी। फिर है आपका भौतिक घटक, ये इसी का हिंदी ट्रांसलेशन है। एक पारिस्थितिकी तंत्र के सभी निर्जीव घटक भौतिक घटक कहलाते हैं, जैसे वायुमंडलीय स्थितियाँ या फिर जल संसाधन। जल संसाधन के अंदर क्या क्या आ जाएगा? जैसे रिवर आ जाएगी, पॉन्ड आ जाएंगे, लेक्स आ जाएंगे, ठीक है। वायुमंडलीय स्थितियाँ जैसे एटमॉस्फेयर हो गया आपका, या एटमॉस्फेयर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। नेक्स्ट है आपका बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स या फिर जैविक घटक। तो बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स क्या होते हैं? द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ द इकोसिस्टम इज कॉल्ड बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स। एग्जाम्पल, जैसे बैक्टीरिया, एनिमल, फंजाई, प्लांट्स एट्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें क्या आपकी लिविंग चीज़ें जितनी भी रहती हैं वो बायोटिक कंपोनेंट्स या फिर जैविक घटक के अंदर आती हैं। जैविक घटक पारिस्थितिकी तंत्र के संजीव घटकों को जैव घटक कहते हैं। इसमें पेड़, पौधे, जंतु, ये सारी चीज़ें होती हैं। पोषक स्तर के आधार पर यह उत्पादक, प्राथमिक, द्वितीय एवं तृतीय उपभोक्ता होते हैं। यह आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे कि जो न्यूट्रिशन लेवल है उसके बेसिस पे ये क्या क्या होते हैं? उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर। फिर आते हैं कंज्यूमर्स। तो कंज्यूमर्स जैसे प्रोड्यूसर्स में आते हैं आपके ऑटोट्रॉप्स,
फिर आता है आपका जैसे प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय उपभोक्ता का मतलब होता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी कंज्यूमर्स जो रहते हैं वो। उत्पादक यानी प्रोड्यूसर्स के अंदर क्या आते हैं, ऑटोट्रॉप्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, आपके प्रोड्यूसर्स हो जाएंगे। फिर कंज्यूमर्स में जैसे कि आपका आता है ये प्राइमरी कंज्यूमर्स में क्या आ जाएगा आपका, हर्बीवोरस एनिमल्स आ जाएंगे। फिर सेकेंडरी में आ जाएगा आपका ये ओमनीवोरस एनिमल्स, फिर आ जाएंगे पूरे कार्निवोरस एनिमल्स। ठीक है, इसको हम लोग आगे के वीडियो में डीप डिस्कशन करेंगे। अभी हम यूनिट 1 डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए इसमें एनवायरनमेंट के बारे में कॉमन चीज़ें पढ़ रहे हैं। फिर आता है आपका थर्ड, सोशल कंपोनेंट्स। सोशल कंपोनेंट्स या सामाजिक घटक। It includes the culture that the individual was educated, lives in, and the people and institution with whom they interact। मतलब ये ऐसा कल्चर इसके अंदर आता है। सोशल कंपोनेंट्स का मतलब होता है क्या, सामाजिक घटक। वो कल्चर जिसके अंदर जो इंडिविजुअल है वो एजुकेट होता है, रहता है, चीज़ें सीखता है, लोगों से मिलता है, इंस्टीट्यूशन में लोगों से मिलता है और वैसे इंस्टीट्यूशन में जाता है जहाँ वो लोगों से इंटरेक्ट करता है। तो ये सारी चीज़ें आपके सोशल कंपोनेंट्स के अंदर आती हैं। एग्जाम्पल में हो जाएगा जैसे पॉपुलेशन, सोशल सिस्टम, सोशल चेंजेस, सोशल रिलेशन। सोशल चेंजेस क्या होते हैं कि मतलब सोसाइटी में जो चेंजेस आ रहे हैं, 1990 में जो चीज़ें चली आ रही थी, क्या आज भी वैसे वो चीज़ें सेम हैं? धीरे धीरे करके क्या होता है, चेंजेस बहुत ज़्यादा आते हैं। पहले के लोगों की लैंग्वेज अलग थी, आज के लोगों की लैंग्वेज अलग है। पहले के टाइम से आज के टाइम में जो चेंजेस आए वो सोशल चेंजेस आते हैं। उसमें फिर आते हैं सोशल रिलेशन। फिर सोशल रिलेशन में आएगा लोगों के रिलेशंस में भी, मतलब क्या क्या रिलेशन है, लोग एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड हैं। जैसे कि मैरिज के लिए अगर कोई जाता है तो अपने ही समाज में वो मतलब दूसरी फैमिली में रिश्ता जोड़ता है, तो ये सारी चीज़ें सोशल रिलेशन में आती हैं। ठीक है, पॉपुलेशन। ठीक है, तो सामाजिक घटक में क्या क्या आ जाएगा, जनसंख्या, सामाजिक प्रणाली, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक संबंध, नगरीकरण, ये सारी चीज़ें आपके सोशल कंपोनेंट्स में आएंगी। टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण के प्रकार। तो पर्यावरण के प्रकार कितने टाइप के होते हैं। पहला होता है आपका फिजिकल एनवायरनमेंट या फिर भौतिक पर्यावरण। द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट आर ऑल्सो नोन एज एबायोटिक कंपोनेंट्स। दे इंक्लूड एयर, क्लाइमेट एंड सनलाइट। अभी आपने पढ़ा था फिजिकल कंपोनेंट्स के अंदर वो सारी चीज़ें आती हैं जो नॉन लिविंग होती हैं, निर्जीव होती हैं। ठीक है, तो अब इसके अंदर जैसे आपका एयर आ गया, क्लाइमेट हो गया, सनलाइट हो जाएगा, ये सारी चीज़ें आपकी फिजिकल कंपोनेंट्स में आती हैं। द फिजिकल एनवायरनमेंट रेफर्स टू द एक्सटर्नल सराउंडिंग एंड द कंडीशंस इन विच वी लिव एंड विच इन्फ्लुएंसेस अ पर्सन्स हेल्थ। The physical environment comprises all the different factors of nature including air, trees, natural vegetations, lakes and the ocean। मतलब जितनी भी चीज़ें जैसे आपके एटमॉस्फेयर में आती हैं, जैसे एयर हो गया, ट्रीज हो गया, नेचुरल वेजिटेशन, लेक्स एंड ओशियंस। ठीक है, यहाँ से आप लोग ट्री को हटा देंगे क्योंकि ट्री जो है वो लिविंग थिंग्स में आता है। पर्यावरण का वह भाग जिससे प्रकृति में मौजूद निर्जीव पिंडों का उनकी क्रियाओं, अनुक्रियाओं, अभिक्रियाओं एवं प्रतिक्रिया का जीवन पर असर पड़ता है, वो सारी चीजें भौतिक पर्यावरण कहलाती हैं। फिर आता है आपका बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। द बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट रेफर्स टू द नेचुरल सराउंडिंग इन विच ऑर्गेनिज्म लिव्स एंड इंटरैक्ट विच ईच अदर। मतलब वो नेचुरल सराउंडिंग जिसमें जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, लिविंग बींग्स मतलब जो प्रेजेंट रहते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, ये क्या हो जाएगा आपका बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट हो जाएगा। इट इंक्लूड्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स सच एज प्लांट, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में क्या क्या हो जाएगा, जैसे जो मतलब बहुत सूक्ष्म जीवी होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, जैविक पर्यावरण पर्यावरण का वह भाग है जिसमें प्रकृति में मौजूद समस्त जीव वस्तुओं का समावेश है।
जैविक पर्यावरण में आते हैं, इन्हें भी 2 श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक है, इन्हें कितने श्रेणियों में बांटा गया है? 2 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है आपका एनिमल। तो एनिमल के अंदर क्या चीज़ें होती हैं, जैसे अति सूक्ष्म वनस्पति, मतलब वो बहुत छोटे छोटे एनिमल्स भी जैसे हो जाएंगे, जो मतलब कि आपके इसके वेंजर्स में आते हैं, जैसे चींटी हो गई, और ये मतलब बहुत जो छोटे होते हैं साइज में, जो आपका मतलब इसके एवेंजर्स की कैटेगरी में आते हैं, वो सबसे ले करके पूरे विशालकाय जो वृक्ष पेड़ पौधे, ये सारे मतलब यहाँ तक आते हैं आपके जंतु समुदाय। फिर आता है आपका वनस्पति समुदाय। आपका ना इसमें मतलब सूक्ष्म वनस्पति से लेकर विशालकाय, यहाँ पे आपका प्लांट्स होगा, ये जंतु समुदाय नहीं है, वनस्पति समुदाय है ये आपका। इसको कट करेंगे यहाँ से। प्लांट्स यानी वनस्पति समुदाय, इसमें अति सूक्ष्म वनस्पति से लेकर विशाल पेड़ पौधे आते हैं। फिर आता है आपका सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट। तो सोशल और कल्चरल एनवायरनमेंट में क्या होता है? सामाजिक एवं सांस्कृतिक पर्यावरण जो रहता है, मनुष्य जीवन जीने के तौर तरीके, खान पान, रहन सहन, मनुष्य जीवन के विभिन्न आयामों पर पड़ने वाले उत्सव, है ना, मतलब जो जो चीज़ें सोसाइटी में पड़ती हैं वो सारी चीज़ें आती हैं आपकी सोशल और कल्चरल एनवायरनमेंट में आती हैं। आपका ये जो एनिमल वाला पोर्शन है, इसमें अति सूक्ष्म वनस्पति नहीं होगा, मतलब सूक्ष्म जंतु से लेकर के विशालकाय जंतु तक आता है। मतलब कि आपके जो मतलब छोटे छोटे चींटी और वो जितनी भी चीज़ें, जैसे मतलब जो इसके वेंजर्स की कैटेगरी में आते हैं, मरे हुए को खाने वाले, है ना, इन लोगों से ले करके पूरे बड़े बड़े एनिमल्स, इवन इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, जैसे हम लोग भी हैं तो हम लोग भी एनिमल्स में ही काउंट होंगे। तो ये सारी चीज़ें आपके एनिमल्स में आती हैं। बच्चों के पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने के उपाय। बच्चों में जो पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाते हैं वो कैसे लाते हैं? तो इसके लिए ना NCERT ने कुछ मतलब गाइडलाइंस दी हैं कि प्राइमरी लेवल पे कैसे करना है, सेकेंडरी लेवल पे कैसे करना है, हायर लेवल पे कैसे करना है। तो सब चीज़ें अलग अलग डिवाइड की गई हैं। पहले देखते हैं हम लोग प्राइमरी लेवल का। प्राथमिक स्तर, पर्यावरण शिक्षण के नए रूप में उन गतिविधियों को सम्मिलित किया जाता है जिसमें छात्रों को पर्यावरण के संपर्क में आने का अवसर मिले, जिसे छात्रों को पर्यावरण के प्रति उनमें उचित दृष्टिकोण तथा मूल्य विकसित हो। मतलब कि ऐसे शिक्षण दिया जाना चाहिए, ऐसी टीचिंग मतलब दी जानी चाहिए, मतलब एक्टिविटी बेस्ड होना चाहिए वो चीज़ें। जैसे कि क्या होना चाहिए, बच्चे एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आए तो उसके प्रति उन लोग को और ज़्यादा जानने की जागरूकता हो, उसके मतलब उनमें वैल्यूज़ डेवलप हो। ठीक है, ऐसा मतलब टीचिंग दिया जाना चाहिए। भारत में NCERT द्वारा बनाया गया पाठ्यक्रम पर्यावरण शिक्षण को 2 रूप में बांटता है। एक हो जाएगा सामाजिक और दूसरा हो जाएगा प्राकृतिक। इस प्रकार विकसित पाठ्यक्रम बालक के पर्यावरण का उपयोग शैक्षिक कार्यक्रम के लिए करता है। इस स्तर पर पर्यावरण शिक्षा के प्रत्येक को सम्मिलित करने के मुख्य उद्देश्य हैं। प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक संसार एक दूसरे पर निर्भर हैं। मतलब प्राकृतिक आपका जो रहता है नेचुरल, और सांस्कृतिक मतलब होता है कल्चरल, ये दोनों मतलब एक दूसरे से रिलेटेड हैं। प्राकृतिक स्रोत सीमित हैं, मतलब जो नेचुरल चीज़ें हैं कि वो क्या होती हैं, लिमिटेड होती हैं। नेचुरल सोर्सेज जो हैं आपके वो लिमिटेड हैं, जिनका उपयोग बालक के पर्यावरण का ध्यान रखते हुए उनके प्रति अपने उत्तरदायी को समझते हुए करें। तो बच्चों के अंदर ऐसे वैल्यूज़ हम लोगों को डेवलप करना चाहिए जिससे कि जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, बच्चे उसको क्या करें, एकदम मतलब सावधानी से यूज़ करें। उन्हें पता होना चाहिए कि किसी भी चीज़ की वेस्टेज करना ख़राब चीज़ है। जैसे कि मान के चलो एग्जांपल में अपन वाटर ले लेते हैं, तो वाटर क्या होता है, लिमिटेड है। अगर उसे हम मतलब ऐसे ही बहाते जाएंगे तो फ्यूचर में क्या होगा, पानी ख़त्म हो जाएगा। तो हमें बच्चों के अंदर ऐसे वैल्यूज़ डेवलप करना चाहिए कि बच्चे समझें कि मतलब जो चीज़ें नेचुरल हैं उसे हमें मतलब अच्छे से यूज़ करना चाहिए है, सावधानी से यूज़ करना चाहिए है, जिससे कि वो फ्यूचर में
अच्छे से यूज़ किया जा सके। साथ में उसे गंदा नहीं करना है, पानी को ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना है। ये सारी चीज़ें बच्चे में कब इनकलकेट करना चाहिए है, जब वो प्राइमरी लेवल पे होता है। सेकेंडरी लेवल, तो इसमें एक मतलब साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कहा है कि जो वुर्ज़बैचर के अनुसार माध्यमिक स्तरीय पर्यावरण शिक्षा पाठ्यक्रम में 3 अनिवार्य इकाइयाँ यानी यूनिट होती हैं। तो इसमें मतलब इन्होंने कहा है कि जो मतलब सेकेंडरी लेवल है यानी आपका मिडिल जो स्कूल है, उसमें मतलब ईवीएस स्टडी में 3 यूनिट्स बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। पहला है आपका मैन एंड एनवायरनमेंट, दूसरा है पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन और तीसरा है आपका इकोलॉजी। अब ये 3 तो आपके क्या है, कंपल्सरी हैं, ठीक है? ये 3 आपके कंपल्सरी हैं। इसके अलावा ये जो बाकी हैं, गवर्नमेंट पॉलिसी एंड डिसीजन, इकोनॉमिक्स एंड एनवायरनमेंट, अर्बनाइजेशन एंड रीजनल प्लानिंग, फिर सोशल रिसोर्सेज, ट्री रिसोर्सेज और फिश रिसोर्सेज, तो इनमें से क्या है, कोई भी एक क्षेत्र चुना जा सकता है। तो मतलब टोटल इनमें से 4 लेना है। तो ये आपके कंपल्सरी हैं और ये आपके ऑप्शनल हैं। नेक्स्ट है आपका अपर प्राइमरी लेवल। अपर प्राइमरी लेवल में यानी उच्च माध्यमिक स्तर में क्या होता है, इस स्तर में 6 विषयों को प्राथमिकता दी जाती है। 6 विषय आपके यहाँ पे दिए हुए हैं। भारत में पर्यावरण, विश्व में पर्यावरण, भारत में पारिस्थितिकी तुलना, भारत में पर्यावरण प्रदूषण, जनसंख्या एवं प्रदूषण, राज्य में पर्यावरण प्रदूषण, ये आपको याद रखना है। हायर लेवल यानी कॉलेज लेवल पे जब बच्चे पहुंच जाते हैं तो स्नातक मतलब वही पीजी, ग्रेजुएशन और पीजी जो रहता है आपका, वहाँ पे क्या करना चाहिए, मतलब ऐसे प्रोग्राम्स कराए जाने चाहिए जो बच्चों के एक्टिविटी बेस्ड हों, जिससे बच्चों की लर्निंग बाय डूइंग कंप्लीट हो सके। अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पढ़ते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि आपके 2012 से लेकर के 2021 तक, जब तक आपका टेट एग्ज़ाम हुआ है और असिस्टेंट टीचर या शिक्षक भर्ती जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, उसका हम लोग सेपरेट वीडियो देखेंगे। उसके सेपरेट क्लासेस आपके अलग से कराए जाएंगे। अभी इसमें हम लोग 3 ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। पहला है आपका, निम्न में से भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है। Which among the following is not the component of physical environment? तो फिजिकल एनवायरनमेंट क्या होती हैं, सारी नॉन लिविंग चीज़ें होती हैं, है ना? तो लैंड, सोशल, मिनरल्स, ये सारी, सॉइल, सॉरी यहाँ पे सोशल नहीं है, सॉइल है। तो लैंड हो गया, सॉइल हो गया, मिनरल, ये सारी चीज़ें तो मतलब नॉन लिविंग है, तो ये तो फिजिकल में आ रही हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, नॉट द कंपोनेंट ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट। तो आपका ये जो ऑप्शन 4 है, स्लम एरियाज, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है? फॉरेस्ट फेस्टिवल वीक इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो आपका ऑप्शन 3 सही हो जाएगा इसका, 1 जुलाई टू 7 जुलाई। नेक्स्ट है, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस के रिसने से लोगों की मृत्यु हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका MIC। इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछता है, क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट भी पूछता है और इसका फुल फॉर्म भी पूछता है। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा आपका मिथाइल आइसोसाइनाइड। इसको आप याद रखेंगे, मिथाइल आइसोसाइनाइड मल्टीपल टाइम्स आपके CG टेट के एग्ज़ाम में पूछा हुआ है और असिस्टेंट टीचर के जो शिक्षक भर्ती के पेपर होते हैं उसमें भी पूछता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।